हेलो दोस्तों, पर्ल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी भारत जी की क्लास चल रही थी जिसमें हमने पिछले वीडियो में मौर्य कालीन प्रमुख राजाओं की बात की थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। आज हम मौर्य कालीन प्रशासन और व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। धम्म महामात्र। पिछले वीडियो में हमने धम्म महापात्र बता दिया था, जबकि यहाँ पर धम्म महामात्र होता है। यह धार्मिक व नैतिक नियमों का प्रचारक होता था, यानी एक संत टाइप का होता था, विचारक, जो कि धार्मिक और नैतिक शिक्षा के नियमों का प्रचार करता था। साथ ही ये जो बंदी परिवार होते थे, गरीब परिवार, उनकी आर्थिक सहायता की राजा से सिफारिश करता था। अशोक ने शासन के 27वें वर्ष रज्जुक अधिकारी की नियुक्ति की। अशोक ने अपने शासन के 27वें वर्ष, यानी अशोक ने कब शासन ग्रहण किया औपचारिक रूप से? 269 ईस्वी पूर्व में औपचारिक रूप से शासन ग्रहण किया था। तो इसने उसके 27 वर्ष बाद में रज्जुक अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि एक न्यायिक अधिकारी था, जो कि दंड समता व न्याय समता पर बल देता था, यानी सबको समान न्याय मिले, समान अपराध के लिए कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी में भी उच्च नीच का, पैसे गरीब वालों का। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्ट लिपि में लिखे गए हैं। ये प्रमुख लिपि है अशोक के शिलालेखों की। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वह है जेम्स प्रिंसेप ने। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम कब किया, तो यह अशोक ने किया था। अशोक के मुख्य रूप से 14 शिलालेख व 7 स्तंभ लेख है, लेकिन अशोक के 47 से ज़्यादा स्थलों से अब तक 250 से ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। यानी उसके बहुत से अभिलेख स्थापित हुए हैं, कि इसने बहुत से अभिलेख स्थापित किए थे जो कि बहुत से स्थलों से प्राप्त हुए, लेकिन उसमें से 14 शिलालेख व 7 स्तंभ लेख मुख्य थे। अब अशोक ने कौन कौन से शिलालेखों में किन किन तथ्यों की व्याख्या की है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, यानी अशोक कहता है कि आदमी को पशु बलि नहीं करनी चाहिए। अशोक ने अपने चौथे शिलालेख में बैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया, यानी इसके बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। बैरी घोष यानी युद्ध नीति की जगह धर्म नीति को अपना लिया और अहिंसा का त्याग कर दिया। अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख किया है, और इसने 7वें व 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया है। तीर्थ यानी धार्मिक तीर्थ यात्रा शुरू करने की इसने परंपरा रखी थी, यानी जो अब ये आकेट का त्याग कर देगा और आकेट की जगह ये धार्मिक यात्रा करेगा। और इसके 13वें अभिलेख में इसने कलिंग युद्ध के बारे में इसका वर्णन किया गया है, और उसमें जो भी आदमी हताहत हुए थे उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। और इस अशोक के हृदय परिवर्तन का भी उल्लेख लिखा है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। अशोक भारत के प्रथम सम्राट थे जिसने हिंसा का त्याग किया। यानी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का प्रथम कौन सा सम्राट था जिसने हिंसा का त्याग किया, तो अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसे चक्र कहा जाता था। यानी जैसे वर्तमान में भारत में 28 स्टेट है, तो उस समय यानी मौर्य साम्राज्य में कितने स्टेट थे? 5 स्टेट थे, प्रांत यानी। और उन प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उन्हें कुमार या आर्य पुत्र या राष्ट्रीय कहते थे। और इन प्रांतों क्या कहा जाता था? इन्हें चक्र कहा जाता था। और प्रांतों से छोटी कई विषय थी, यानी प्रांतों को किसमें विभाजित किया गया था? प्रांतों को विषय में विभाजित किया गया था, और विषय के प्रमुख विषयपति कहलाते थे। और 5 प्रांत थे, कौन कौन से थे ये भी देख लो। एक तो था उत्तरापंथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जैसे वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
दक्षिणापंथ, इसकी राजधानी सवणगिरी थी, ये दक्षिण भारत में था, जबकि तक्षशिला पाकिस्तान में है। प्राची, पूर्वी, यानी एक स्वयं जो राज करता था अशोक, वहाँ की राजधानी थी है पाटलिपुत्र। जैसे दिल्ली की भी राजधानी और भारत की भी राजधानी है। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन थी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। यानी कि वर्तमान में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही है और उसका मुखिया सरपंच कहलाता है, उस समय ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था, जो 10 गांवों का शासन संभालता था। यानी जो वर्तमान में सबसे छोटा जो अधिकारी होता है कर्मचारी, जैसे ग्राम पंचायत में कौन होता है, जैसे ग्राम पंचायत में होता है ग्राम सेवक, उस समय गोप होता था जो कि 10 गांवों के शासन का संचालन किया करता था। अब आपसे पूछ रहे नगर का प्रशासन कैसा था, तो नगर के प्रशासन के मेगास्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों की एक समिति थी, यानी मंडल, वो नगर का प्रशासन चलाता था। जो यह समिति उप समिति में विभक्त थी, 6 उप समितियों में विभक्त थी, जिसमें प्रत्येक में कितने सदस्य थे, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। अब मौर्यकालीन आपसे पूछ ले, मौर्यकालीन न्यायालय, तो न्यायालय की व्यवस्था और देख लेते हैं। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा थी। इसके बाद संग्रहण, द्रोणमुख, इसके बाद में संग्रहण, द्रोणमुख, जनपदीय न्यायालय होते थे। गुप्तचर व्यवस्था विभाग, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था विभाग को महामात्यापसर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुड़ पुरुष कहा गया था। और गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे, ये 2 प्रकार के होते थे। एक संस्था, यानी उसमें काम करने वाले एक स्थान पर रहकर सूचनाएं या जानकारी एकत्रित करते थे, जबकि एक थी संरचना, उसमें से संबंधित जो गुप्तचर होते थे वे प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करके जानकारी को इकट्ठा करते थे, ताकि पता चल सके कि राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो ना चल रहा हो। अब हम मौर्य काल में सामाजिक जीवन, यानी उस तरह किस तरह का था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं था, जबकि अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। यानी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा मौर्य काल में थी या नहीं थी, तो नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ कुछ दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में संयुक्त परिवार प्रथा थी व 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। यानी मौर्य काल में लोग इकट्ठे रहते थे और 8 प्रकार के विवाह थे। मेगास्थनीज के अनुसार लोग मितव्ययी एवं कम खर्चीले थे और उच्च नैतिक आचरण वाले थे। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थी। चांदी के सिक्के, जिसे काष्यार्पण और धरण कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्के को मास्क कहा जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाली प्रधान, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी तो जो सित्ताध्यक्ष कहलाता था। यह जो राजकीय भूमि की देख रेख करता था, व्यवस्था करता था, उसे सित्ताध्यक्ष कहा जाता था। जबकि राजकीय भूमि को सित्ता कहा जाता था, भूमिकर को भाग कहा जाता था। यानी आज जो भूमि पर जो भी टैक्स दिया जाता है, उसे उस समय भूमिकर को भाग कहा जाता था। यह उपज का 1/6 भाग होता था। यानी अगर आपके अनाज 6 बोरी हुई है तो उसमें से 1 बोरी राजा को देनी होगी। सारनाथ का स्तंभ, यह अशोक द्वारा निर्मित है यह स्तंभ, और इसमें 4 सिंह चारों दिशाओं की ओर पीठ सटाई हुए बैठी है। इसमें महाधर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां है। इसके नीचे चारों दिशाओं में, यानी इस जो भी सारनाथ का स्तंभ है उसके नीचे की तरफ 4 दिशाओं में 4 आकृति बनी हुई है। तो वो कौन कौन से जानवर की बनी है वो देख लो। वो है गज यानी हाथी, सिंह यानी शेर, बैल बुल, अश्व घोड़ा की आकृति अंकित है। तो अब आपसे पूछ लीजिए कोई कि हमारा वो नोट पे चिन्ह आता है वो है सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जबकि हमारे
तिरंगे में जो 24 तीलिया वाला चक्र आता है बीच में, वो भी वहाँ से ही लिया गया है। वो हमारा सारनाथ का चिन्ह है ना, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। उसमें 4 सिंह है, जबकि दिखाई कितने देते हैं, दिखाई 3 सिंह ही देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जो हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़े थे। देखो, अर्थशास्त्र है, इसकी रचना कौटिल्य ने की थी, जिसे हम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। यानी कौटिल्य के ही नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त। इसमें शासन चलाने की रणनीति के बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया, जिसमें राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कोष, सेना और दुर्ग को राज्य के प्रमुख अंग में शामिल किया गया है। और आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी, यानी कौन सी भाषा में अर्थशास्त्र लिखी गई है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखी गई है। और इसकी शैली अलग अलग भाषाओं में भी बहुत सी शैलियाँ होती है और यह अर्थशास्त्र लिखी गई है महाभारत शैली में। भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, यानी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था, तो वो था चंद्रगुप्त व हेलेना का। यानी चंद्रगुप्त हेलेना बोल दो या कार्नेलिया। यह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि की खोज, यानी प्रथम हस्तलिपि किसे प्राप्त हुई, आर्य शर्मा शास्त्री के द्वारा 1904 में यह खोजी गई थी। मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था और यह किसने बताया, यह ग्रेनवेडेल ने बताया था। मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, तो मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये चाणक्य कौटिल्य यहाँ के ही शिक्षक थे। और इस समय प्रमुख बंदरगाह भरूच था, जो कि गुजरात में था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। तो दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मौर्य इतिहास के आगे के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके बाद में कौन से राजा आए और कौन से नहीं आए। और आपसे पूछ ले कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो उसका अर्थ है अंतिम मौर्य सम्राट। अंतिम मौर्य सम्राट, तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। ये था अंतिम मौर्य सम्राट। थैंक यू।